हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। लोह युगीन समाज। देखिए, जब लोहे का विकास हुआ तो कहते हैं लोहे के विकास ने समाजों को जो है कई रूपों में बदल के रख दिया। और जो समाज पहले कुछ ही चीज़ों पर आश्रित थे, आज जो है लोहे की बहुलता के कारण उनका जीवन आसान तो हुआ ही हुआ, प्लस वो हर चीज़ करने में सक्षम हो गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था लोह युगीन समाज। और लोह युगीन समाज जो थी काफ़ी समृद्ध भी हुई और काफ़ी तरक्की भी किया। इसी पे हम प्रकाश डालने जा रहे हैं कि विभिन्न विभिन्न समय कालों में जो है लोह युगीन समाज का क्या अस्तित्व था और इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। तो हर एक क्लास के बच्चे जिनको लोह युगीन समाज के बारे में होगा उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहें। देखा जाए, अगर हम लोह युगीन समाज की बात करें तो कहते हैं लोह युग का जो है मतलब वह समय है जब लोहे का उत्पादन बड़े पैमानों पर शुरू हो गया। यानी लोह युगीन समाज का अर्थ ही यही होता है कि लोहे का जो है यहाँ पर धड़ल्ले से उपयोग किया गया होगा और इसका आम इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि आम इस्तेमाल होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की तरफ इशारा करता है। और यह करीब 3000 साल पहले आरंभ हुआ। देखिए, देखा जाए तो 3000 साल पहले लोहे का जो है प्रयोग जो है अस्तित्व में आया और लोह युग अलग अलग जगहों में विभिन्न विभिन्न समय पर आया। देखिए, इसमें तो जनरली सी बात है, आज आधुनिक युग में भी ऐसे देखने को मिलता है कि कोई चीज़ की खोज हो जाती है पहले, उसके बाद जो है दूसरे देशों तक पहुंचती है। तो पुराने समय में भी यही बात जो है आती है। कहते हैं इसने लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन ला दिए, यानी काफ़ी परिवर्तन जो है मनुष्य के जीवन में ये ला दिया। लोहा, तांबा और कांचा से बहुत सस्ता और मजबूत था। क्योंकि देखिए, लोहा जो है काफ़ी सस्ता पड़ता है तांबे और कांचे से, इसलिए जो है लोहा का उपयोग हर क्षेत्र में आज के समय भी देखने को मिल गया है। लोहे के औजारों ने हमारे पूर्वजों को जंगल साफ करने और कृषि के विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन हासिल करने को मदद भी की और इस तरह कृषि उपज में खासी वृद्धि भी की गई। तो लोहे का उपयोग जो था इंसानों के जीवन में एक नई जो है बदलाव आ गई। यदि बात करें लोहे के इस्तेमाल से परिवहन और संचार पर क्या प्रभाव पड़ा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो है लोहे के इस्तेमाल और के कारण परिवहन और संचार में ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। लोहे के हल और औजार के इस्तेमाल से पहिए और भी मजबूत हो गए। जहाँ पर मिट्टियों के बने या लकड़ियों के बने पहिए यूज़ हो रहे थे, अब के समय जो है लोहे का बना हुआ पहिया इस्तेमाल में आने लग गया। नाव और पोत बनाने में लोहे के किलों और चादरों का व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाने लग गया। यानी नाव भी बनाई गई इससे और इससे जो है किलो का भी बेखूबी प्रयोग हुआ। व्यापार और वाणिज्य भी काफ़ी फला फूला। यानी व्यापार और वाणिज्य काफ़ी फला और फूला, क्योंकि आपको पता है कि नाव का विकास हो जाने के कारण ये दूर दराज के इलाकों में जाने में ये सक्षम हो गए और यह व्यापार खुशहाली ले लाया। यानी लोहे की खोज ने बहुत जो इंसानों के जीवन में परिवर्तन करके दिखा दिया। नए हथियार भी इस युग की देन है। यानी नए नए हथियार भी इसी युग में जो है बनाए गए। भारी तलवार, तेग, लोह कवच, भाले और बल्लम ने युद्ध का जो है तौर तरीका भी काफ़ी हद तक बदल दिया। यानी लोहे के उपयोग ने जो है काफ़ी जनजीवन को बदल के रख दिया। लोह युग जो है वैदिक प्रगति का भी दौर था। लोह युग में वैदिक प्रगति का भी दौर था। उस दौर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास वर्णमाला की शुरुआत थी। वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट। कहते हैं लोह युग में ही अल्फ़ाबेट का जो है शुभ आरंभ हुआ। ये काफ़ी यूपीएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि वर्णमाला का जो है उत्पत्ति किस युग में हुई। तो आपको इतना याद रखना है, लोह युग में जो है वर्णमाला का शुभ आरंभ किया गया और इसने पुरानी जो है लिपि प्रधारित लिखावट की जगह ले ली। क्योंकि पहले उस समय अगर हमने देखा भी था कि अक्षरों को चित्र से जो है अंकित किया जाता था, लेकिन अब अल्फ़ाबेट से जो है अंकित किए जाने लग गया। फिनोसालाइसियों ने
22 अक्षरों वाली वर्णमाला विकसित की, यानी किसने? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फिनिशियाइयों ने 22 अक्षरों वाली पहली वर्णमाला विकास की, और यह युग अधिक बड़े स्तर पर राज्य के निर्माण का भी साक्षी रहा, यानी राज्यों का निर्माण भी इसी समय काल में देखने को मिलता है। जो सभ्यता लोह युग में फली वह देश थे, जैसे कि आपको पता ही होगा उस समय जो फली फूली वो थी ग्रीस, रोम, पर्सिया और भारत। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय में। देखिए ग्रीस, रोम और पर्सिया के साथ भारत भी इसमें सम्मिलित है, और यह सभ्यता पूर्व युग से कहीं ज़्यादा विकसित और संपन्न थी। उसके पश्चात आता है यूनानी सभ्यता। कहते हैं यूनानी सभ्यता भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि लोह के बाद जो है यूनानी सभ्यता का ही काफ़ी विकास हुआ। यूनानी सभ्यता करीबन 2000 साल पहले कुछ समय बाद यूनान में विकसित हुई थी। तो देखिए 2000 साल पहले यूनान में विकसित हुई थी, कोई बड़ी लंबी समय काल नहीं दर्शाई गई है। यूनान में अनेक स्वतंत्र नगर राज्य उभरे, यानी यहाँ देखा जाए तो अनेक स्वतंत्र राज्य का जो है अस्तित्व आई, जो एक उल्लेखनीय शासन प्रणाली के रूप में विकसित थी, यानी उस समय शासन प्रणाली भी काफ़ी विकसित हुआ करती थी। नगर राज्यों का विकास यूनानी सभ्यता की एक अनूठी विशेषता थी, यानी नगर राज्यों का विकास होना यूनानी सभ्यता की एक अनूठी विशेषताओं में गिनती की जा सकती है। हर एक नगर जो है सुरक्षा के लिए दीवारों से घिरा होता था, यानी हर एक नगर जो थी चारों तरफ दुर्ग बनाए गए थे, और अंदर की किसी पहाड़ी पर किला होता था, यानी नगर के अंदर एक पहाड़ी थी, उस पे एक किला बनाई जाती थी जिसे एकोपेलिया कहते थे, यानी इसको नाम क्या दिया गया? एकोपेलिया। यूनानी नगर राज्यों में सबसे प्रसिद्ध जो तो था एथेंस और स्पार्ट थे। एथेंस धनी और सुसंस्कृति था, एथेंस जो थे धनी और सुसंस्कृतिक था, और एथेंसवासियों ने लेखक, दार्शनिक, कलाकार और चिंतक शामिल थे, यानी देखा जाए एथेंसवासियों में जो थे लेखक सम्मिलित थे, दार्शनिक सम्मिलित थे, कलाकार और चिंतक सारे के सारे इसमें सम्मिलित थे। समाज जो उस समय था गुलाम श्रम आधारित समाज था, यानी गुलाम भी उस समय खरीदने और बेचने की प्रावधान थी, तो गुलाम श्रम आधारित समाज उस समय हुआ करता था। लेकिन नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी, यानी हर एक नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होना काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया जा रहा है। कहते हैं पूरे यूनान में स्पार्ट की सेना सबसे अच्छी थी उस समय, और यह युद्ध कौशल का एक प्रशिक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ उस समय माना जाता था। वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं था। स्पार्ट जो है लगभग किसी सैनिक शिविर के समान ही था, जहाँ हर एक में अपने वरिष्ठ की आज्ञाकारिता की जो है उम्मीद की जाती थी कि हर कोई जो है अपने वरिष्ठ की जो है आज्ञा का पालन करे। एथेंस स्पोर्ट में खासी प्रतिद्वंद्विता थी, यानी काफ़ी उनमें प्रतिद्वंद्विता लगी रहती थी, लेकिन दरियस प्रथम और जर्जस की जो है ताकतवर ईरानी सेना ने से दोनों साथ साथ लड़े भी, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एकता का परिचालक था। पेरिकलिस का दौर एथेंस के लिए स्वर्ण युग था, लेकिन पैंथरस और स्पार्ट के बीच 27 साल तक चले पेलोपोनेशियाई युद्ध में एथेंस की हार हो गई। देखिए 27 साल तक जो है पेलोपोनेशियाई में युद्ध हुआ और एथेंस के उस समय हार हो गई। प्राचीन यूनानी कला, विज्ञान, साहित्य और मूर्ति कला में अग्रणीय थे, यानी देखा जाए तो यूनानी जो थे कला, विज्ञान, साहित्य और मूर्ति कला में काफ़ी जो है उनके पास नॉलेज थी। इसलिए यूनान का जो है पश्चिमी सभ्यता की जन्म स्थल कहते हैं। यूनान का पश्चिमी सभ्यता का जन्म स्थल माना जा सकता है। सुकरात और अफलातून और अरस्तु महान दार्शनिक थे उस समय। सुकरात, अफलातून और अरस्तु महान दार्शनिक थे। उनके ग्रंथों का अब भी अध्ययन किया जाता है। और हेरोडोटस और यूसिडाइटिस प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ करते थे, यानी यूसिडाइटिस प्रसिद्ध जो है इतिहासकार थे। और आर्किमेडीज और एरिस्टाकस और डेमोक्रिटस महान वैज्ञानिक थे। देखिए आर्किमेडी का जो सिद्धांत आप पढ़ते हो,
द्रव्य वाली सिद्धांत जो होती है कि प्रत्येक वस्तु ऊपर की तरफ बल लगाती है, वो इसी समय काल में दिया गया। यानी आर्किमिडीज, एवरेस्ट और महान वैज्ञानिक उस समय थे। स्क्वाइलस और एफोकालिस और सिरोटोफेनीज नाटककार थे, यानी नाटकीय में इनका काफ़ी महारत हासिल हुआ था। अब मुहम्मद मशहूर जो है महाकाव्य इलियड और ओडिसी का जनक थे। यूनानियों का वास्तुकला में भी काफ़ी महारत हासिल थी, यानी वास्तुकला में देखा जाए तो काफ़ी वो प्रवीण थे। उन्होंने अनेक सुंदर मंदिर और महल भी बनवाई, जो कि उस समय का एक महत्वपूर्ण नमूना था। यूनानी मूर्तिकला ने जो है मानव शरीर की जो है बारीकियों के बड़ी जीवांत के साथ उदय करा। देखिए काफ़ी जीवांत के साथ, यानी कहते हैं बहुत ही सुंदर उस समय जो था मूर्तिकला का नमूना था। नाटक और संगत भी काफ़ी फले फूले। ईसा पूर्व 776 यानी 776 में शुरू हुए ओलंपिक खेल जो ओलंपिया नामक जगह पर हर साल पर आयोजित किए जाते थे उस समय। यानी ओलंपिक सोचिएगा कि आज का समय की देन है तो ये गलत है। ये कई ईसा पूर्व जो है 736 ईस्वी में ओलंपिया की नामक जगह पर ओलंपिक का जो है खेल की आयोजित की जाती थी। खेल और एथलेटिक्स देवताओं के राजा जीसस के समान में होते थे। यूनान अनेक देवी देवताओं पर विश्वास किया करते थे और हर एक नगर का जो है अपना संरक्षक देवता या देवी हुआ करती थी। माना जाता था कि ये देवी देवता ओलंपस पर्वत पर वास करते हैं। यानी उस समय भी इस तरह का विश्वास जनता में विद्यमान थी। ये यूनानी उपनिवेशवाद मुख्य भूमि में सुदूर नई जगहों पर बसे, तो इन्होंने यूनानी जीव शैली जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में फैली। यूनानी सौदागर काला सागर और उत्तरी अफ्रीका तट तक पहुंच गए। यूनानी सौदागर जो थे, सौदागर का मतलब होता है सामानों खरीदने वाले, काला सागर और उत्तरी अफ्रीका के तट तक पहुंच गए। और किसान मुख्यतः उस समय अंगूर, तेजून और खाद्यान्न उपजाया करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फसल हुआ करते थे उस समय किसानों के लिए। शराब और जैतून का तेल उनके जो है महत्वपूर्ण उत्पाद थे। यानी उस समय देखा जाए तो कृषि के अंतर्गत शराब भी जो है बहुत काफ़ी चलती थी और जैतून का तेल भी इस्तेमाल की जाती थी। यूनानी नगर प्रशासन एवं संस्कृति आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। यूनानी नगर जो थे प्रशासन तथा सांस्कृतिक आर्थिक गतिविधियों के मुख्य केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। देखा जाए तो एक समय यूनानियों ने विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लिया था। एक समय ऐसा भी था कि यूनानियों ने विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था। और मकदूनिया के सिकंदर ने, जिसे इतिहास में सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है, जो पूरे विश्व को जीतने के लिए चला था, यूरोप के बाहर जाकर सीरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि मध्य एशिया तथा पूर्वी भारत के हिस्सों को भी जीत लिया। अब देखिए कितना बड़े क्षेत्र को जो है सिकंदर ने जीत लिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इस तरह यूनानी विचार और शिक्षाएं दूर तक फैल गई। क्योंकि यूनानी विचार शिक्षाएं, क्योंकि आप देखा जाए सिकंदर ने कहते एक क्षेत्र को नहीं जीता, कहते यूरोप के बाहर जाकर इसने सीरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र, अफगानिस्तान और मध्य एशिया और पूर्वी पश्चिम भारत के हिस्सों को भी जीत लिया। तो देखा जाए जैसे उसने जीता तो उसके विचारधारा जो थे और शिक्षाएं दूर तक फैल गई। और सिकंदर देखा जाए तो 33 साल छोटी सी उम्र में ही मर गया। कहते हैं इतने छोटे उम्र में इसने इतने क्षेत्रों को जीतना आम बात नहीं था। और उसके बाद उसका साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में खंडित हो गया और बाद में रोमवासियों ने यूनान पर कब्जा कर लिया। यानी रोमन वासियों ने जो है यूनान पे कब्जा कर लिया और इस तरह जो है यूनान का जो है विघटित हो गई। तो कहते हैं सिकंदर की बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर महत्वाकांक्षा था। उसके पश्चात है यूनानी के जो है अंत के बाद रोम साम्राज्य का जो है उदय हुआ। कहते हैं रोम नगर मध्य इटली में टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ था। टाइबर नदी जो है रोम बसा हुआ था टाइबर नदी के ऊपर। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रोम नगर किस नदी के ऊपर बसा हुआ है, तो इटली में टाइबर नदी के तट पर। रोम नगर मध्य इटली में टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। रोम वासियों ने एक गणराज्य की स्थापना की जो 510 ईसा पूर्व में था।
यानी एक रोमवासियों ने गणराज्य की स्थापना किया जो करीबन 510 ईसा पूर्व था। रोम गणराज्य का संचालन सीनेट करता था। सीनेट, ठीक है, सीनेट उस समय मुख्य जो है रोम गणराज्य का संचालक हुआ करता था, जो बुजुर्गों का समूह था। यानी इसमें सीनेट में जितने भी व्यक्ति थे सारे के सारे बुजुर्ग हुआ करते थे, वो सीनेटर कहलाते थे। यानी उनको जो है बुजुर्गों को सीनेटर के नाम से जाने जाते थे। और ये नेतृत्व के लिए हर साल 2 सभा जो है परिषद चुनती थी। यानी साल में 2 सभाएं होती थी। कहते ईसा पूर्व 200 तक जो है रोम इटली के प्रमुख शक्ति बन चुका था। ठीक है, रोम इटली के प्रमुख शक्ति उस समय बन गया था और उसने जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के नियंत्रण के लिए कार्जल जैसे प्रतिद्वंद का जो है प्रस्त कर दिया। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कार्थेज जैसे प्रतिद्वंदी को इसने जो है प्रस्त करके रख दिया। पूर्व रोमन साम्राज्य में 3 वर्ग थे, यानी 3 वर्ग में वो बटा हुआ था। एक थे पैट्रिशियन यानी कुलीन, प्लेबियन यानी अमाजन और गुलाम। यानी कुलीन, अमाजन और गुलाम, ये 3 कैटेगरी में जो थे समाज बटे हुए थे। रोम अर्थव्यवस्था गुलाम श्रम पर आधारित थी। रोम जो थे अर्थव्यवस्था गुलाम श्रम पर आधारित थी। धनी रोम गुलाम रखते थे, जो धनी लोग हुआ करते थे वो गुलाम अपने साथ रखते थे और इन गुलामों को अक्सर जो ग्लेस्टियर युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, जो गुलामों और जंगली जानवरों के बीच लड़ा जाता था। रोम में अनेक गुलाम विद्रोह भी हुए। आपको पता है गुलाम का प्रावधान उस समय काफ़ी प्रचलित थी। उनमें से एक नेतृत्व स्पार्टकस यानी 74 ईसा पूर्व में किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। रोम एक गणराज्य था। रोम एक गणराज्य था और इसके बावजूद ताकतवर और प्रभावशाली नेता सत्ता के लिए लड़े। जूलियस सीजर ऐसा ही एक नेता था। यानी देखा जाए जूलियस सीजर एक ऐसा ही नेता था, काफ़ी प्रभावशाली और ताकतवर भी था, जिसने ज़बरदस्त शक्ति जमा कर ली थी और तनाशाह बन बैठा था। विरोधियों ने सीजर की हत्या करवा दी और रोम में जो है गृह युद्ध छिड़ गया। युद्ध के बाद अगस्टस सीजर रोम का पहला साम्राज्य बना। देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, युद्ध के बाद अगस्टस सीजर रोम का पहला सम्राट बना। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में उस समय बट गया था। रोम साम्राज्य जो था 3 मुख्य रूप में महाद्वीपों में बटा था। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में ये फैल गया था। अगस्टस के शासनकाल में महान पैगंबर ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था अगस्टस के शासनकाल में। महान पैगंबर ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ और उन्होंने एक नए धर्म का प्रचार शुरू कर दिया और उनके अनुसार सभी नर नारी ईश्वर का संतान है। यानी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट विचारधारा दिया कि नर नारी जितने भी हैं सब एक ही ईश्वर का संतान है। उन्होंने लोगों को एक दूसरे से जो है मोहब्बत करना सिखा दिया और उनके निधन के बाद ईसा के अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को आम लोगों के बीच में फैलाना शुरू कर दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब देखिए यहाँ पर जो आपको चित्र भली भांति नज़र आ रहा होगा वो रोम साम्राज्य के जो है अवशेष है। हमें इससे पता लगता है कि रोम साम्राज्य हुआ करती थी, क्योंकि ये जो है रोम साम्राज्य का अवशेष है। एक बहुत बड़ा हॉल को ये प्रदर्शित कर रहा है और कुछ पार्ट जो है टूटे हुए भी है। तो ये रोम साम्राज्य का कुछ अवशेष हमें आज भी जो है संरक्षित किया गया है और इन क्षेत्रों में ये देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। जब रोम साम्राज्य अपने शिखर पर था तो वह पूर्व में जो है मेसोपोटामिया से लेकर पश्चिम में गाल और ब्रिटेन तक फैला हुआ था। पूरे साम्राज्य में लोग रोम जीवन शैली अपनाते थे। यानी पूरे साम्राज्य में लोगों की जो जीवन शैली होती थी वो रोम पे आधारित हुआ करती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर तरफ स्नान गृहों, मंदिरों, महलों और थिएटरों के जो है सुशोभित नगर बसाया गया था। यानी हर क्षेत्र में जो है सभी चीज़ों का प्रावधान होना बहुत महत्वपूर्ण था। ग्रामीण इलाकों में रोमन वासियों ने विशाल और आरामदेह फार्म हाउस भी बनवाए थे। देखिए आरामदायक फार्म हाउस आज के समय में भी बनाए जाते हैं, जो विला के नाम से उस समय काफ़ी प्रचलित था। रोम के शासक विजय परेड, धार्मिक समारोह और खेलों की अध्यक्षता किया करते थे। यानी रोम के शासक विजय परेड और धार्मिक समारोह और खेलों की अध्यक्षता करते थे, जो काफ़ी महत्व रखता है।
ग्लेडिएटर्स की लड़ाई, रथों की दौड़ और थिएटर्स आम मनोरंजन के लिए उस समय काफ़ी विकसित थी। रोम साम्राज्य अनेक प्रांतों में उस समय विभाजित हो रखा था। हर प्रांत का शासन एक गवर्नर करता था और उसके महतात अनेक अधिकारी हुआ करते थे, यानी उसके नीचे बहुत से अधिकारी होते थे, जैसे आज के समय भी होता है, जो शासन के विभिन्न मामलों की देख रेख करते थे। रोम की सेना के मुख्य युद्धक शक्ति लीजन या सैन्य दल था। हर एक लीजन में एक कमांडर के मतहल 5000 सैनिक हुआ करते थे। रोम का साम्राज्य सम्राट की इच्छा पर चलाया जाता था, लेकिन उनके ताकत का दामोदार सेना पर ही हुआ करता था। लेकिन जनरल आम तौर पर कमज़ोर सम्राट का जो है तख्ता पलट कर देते थे। जनरल जो होते थे, जैसे कि पाकिस्तान में हमेशा देखने को मिलता ही है कि सैनिक जनरल जो होते थे आम तौर पर साम्राज्य का जो है तख्ता पलट कर देना उस समय एक आम बात हो गई थी। वर्ष 300 जो है 95 ईसा पूर्व तक बेहतर शासन के लिए विशाल रोमन साम्राज्य के 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा राजधानी बाइजेंटियम्स जो है बर्बर हमले में 476 ईसा पूर्व के चलते पश्चिमी भाग के पतन के बाद भी काफ़ी हद तक बना रहा। सम्राट कस्टोनाइटस और बाइजेंटियम्स को एक नया नाम जो है कस्टोनियापल दिया गया और यह पूर्वी ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत का केंद्र और बाइजेंटाइन सम्राट की राजधानी बन बैठा, जो कि काफ़ी ज़रूरी था। उसके पश्चात है ईरानी सभ्यता। देखिए, ईरानी सभ्यता भी उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थी। लोह युग में फारस यानी आधुनिक इराक, आज के समय में ये इराक के नाम से भी जाना जाता है, में आर्य कबीले हुआ करते थे। मीडिस नामक उनकी एक शाखा देश के पश्चिमी हिस्सों में रहती थी। एक दूसरी शाखा दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में रहती थी और फारसी भी कहलाती थी। मीडिस ने एक जो है शक्तिशाली राज्य की स्थापना किया, जिसमें ईरान का विशाल इलाका उसमें सम्मिलित था। पहले फारसियों को भी उनका प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ा और फारसी राजाओं में से एक साइरस ने 550 ईसा पूर्व में फारसियों की जो है एकात्मबंध भी किया और मेडिस के जो है पराजित कर एकोमेनिया साम्राज्य की स्थापना की। उसने एक जो है ताकतवर सेना संगठित किया और एक एक करके बेबीलोन, असीरिया और एशियाई माइनर्स को जीत लिया। दारा प्रथम ईरान का महानतम सम्राट था। दारा जो था प्रथम ईरान का महानतम सम्राट था और उसका साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर भूमध्य सागर के पूर्वी छोर तक फैला हुआ था और उसने पेलोपोलियस की अपनी राजधानी जो 518 ईसा पूर्व बनाया था। एकोमेनियस वंश के इस साम्राज्य के जो है शासनकाल में ईरानी कला, वास्तुकला और मूर्तिकला का विकास काफ़ी फली फूली और उसने एक शक्तिशाली जो है नौसेना का संगठन भी किया। तो ईरानी सभ्यता काफ़ी उस समय महत्वपूर्ण थी इन सभी चीज़ों के विकास के अंतर्गत। फारसी साम्राज्य योग्य शासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य से जो है प्रांतों में जो है विभाजित किया और जिनका प्रशासन सशक्त यानी श्रापट कहते थे। फारसी अच्छे सैनिक थे और उनके पास मजबूत घुड़सवार सेना तथा नौसेना भी हुआ करती थी। उनके पास लोहे के हथियार भी बेखूबी थी। हालांकि सिकंदर महान ने उन्हें परास्त कर दिया था और 331 ईसा पूर्व, लेकिन फारसियों का जो है खात्मा नहीं हुआ उस समय। पथियाई और शासनीय साम्राज्य के तहत उनकी सभ्यता और संस्कृति काफ़ी उस समय फली फूली रही, लेकिन अंततः 7वीं सदी ईसा में अरबों ने उन्हें जीत भी लिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो हिंद और आर्य की तरफ फारसी पहले संस्कृति की शक्तियों की जो है पूजा किया करते थे और वो देवता और आकाश देवता और अन्य देवताओं को भी मानते थे। सूर्य देवता उनकी प्रथम थी, आकाश के देवता भी उनको मानते थे और वे आग के पवित्रता का भी प्रतीक मानते थे। वे आग से जुड़े कर्मकांड भी करते थे और पशुओं की बलि भी उसके समय दिया करते थे। बाद में एक धार्मिक उपदेशक जो है जरूगुप्त ने उन्हें सिखाया कि तमाम देवताओं से ऊपर हहुद मज़द है, वह स्वर्ग और प्रकाश का मालिक है जो लोगों को ताकत और ऊर्जा देता है। कहते हैं जरूगुप्त के मुताबिक जीवन जो होती है अच्छाई, यानी अच्छाई जो है प्रकाश का प्रतीक है और बुराई जो है अंधकार का प्रतीक है।
कि एक बीच में संघर्ष चलता ही रहता है। और फारसियों का पवित्र ग्रंथ जैन अवेस्ता कहलाती है, यानी जैन अवेस्ता जो है फारसियों का पवित्र ग्रंथ कहलाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसके विषय में हम चर्चा किए। ठीक है, इसमें हमने हर एक समय काल के विषय में विस्तार पूर्वक जाना, कल्चरों के बारे में जाना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे जो है भारतीय वेदों के बारे में है, तो अगला टॉपिक देखना मत भूलना, उसमें और भी जानकारी इसके अंतर्गत रहेगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पे लगा देना है। देखिए दोस्तों, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।